Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. तो आज की बायोलॉजी की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं कि फियर का मतलब क्या होता है। FEAR, ठीक है। और ये लाइंस आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फियर का मीनिंग आपकी चॉइस है, आप क्या लेते हैं, राइट। इज इट फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग जाएंगे उस सिचुएशन से, या फेस एवरीथिंग एंड राइज, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस। क्या आप सब कुछ भूल के भाग जाना चाहते हैं या आप सब कुछ फेस करके राइज करना चाहते हैं। तो ये आपको फियर का मीनिंग आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लेते हैं। और इसीलिए हमारे पास आपको पता है कि हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। तो इसका मतलब है रन कर जाना, मतलब फ्लाइट हार्मोन है ना। और अगर राइज करना है तो फाइट हार्मोन, राइट। तो in biology language it's fight or flight response to any stressful condition that is known as fear. fear का मतलब आपकी नज़र में है forget everything and run, अगर तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और अगर आपका पर्पस है face everything and rise, and definitely you are going to rise। और इसी के साथ ही हम क्लास शुरू करें और एक बार देख लेते हैं कि हमें इजीली के साथ जुड़ना कैसे है फॉर दिस एजुकेशन, या जो भी आपके कोर्सेज है प्रारंभ, दैट इज टॉपर्स और नीट के जैसे आपको पता है कि बैचेस हमारे ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आपको इजीली ऐप पर जाने के लिए कहाँ जाना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर इजीली ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। और वहाँ आप देख सकते हैं हमारी पूरे ये जो कोर्सेज के लिए आपके पास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई एड्स के बिना, ठीक है। तो जैसे ही आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, आपसे पूछा जाएगा फ़ोन नंबर एंटर करते ही आपसे क्रिएट न्यू अकाउंट और यू विल क्लिक हियर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, देन योर लोकेशन और टाइप, जो भी है आपकी लोकेशन को ऑन रखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और फाइनल क्लिक करेंगे वेरीफाई विद OTP पे। OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे, क्लिक हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपके सामने ये सब जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इजीली ऐप पर, उनमें से आप अगर सेलेक्ट करते हैं नीट वाला कोर्स, ठीक है, जैसा कि हम बायो की क्लास में जुड़ रहे हैं नीट के साथ और 12 टॉपर बैच के साथ, क्लास आपके सामने आ जाएगी दिस 12th क्लास को सिलेक्ट करेंगे, राइट। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएंगे ये सब हमारे कोर्सेज, जो भी हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप। करना क्या है आपको, अमाउंट है बेटा इनका 8,999, बट जैसे ही आप ऐड टू कार्ट के अंदर कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट एकदम आपके लिए कट हो जाएगा और आपको मिलेंगे ये सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और कोड क्या लगाना है आपको, फ्री इजीली, कोड लगाएंगे फ्री इजीली लिखते ही आपके लिए ये सब कोर्सेज हो जाएंगे एकदम फ्री अवेलेबल, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास। और जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और उसमें हमने क्या क्या कर लिया था, हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ डिविएशंस जो है मेंडल लॉ से, कुछ एक्सेप्शंस हैं, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, उनको हमने स्टडी किया, जिसके अंदर क्या आएंगे, कोडोमिनेंस, that is incomplete dominance, then multiple allelism, pleiotropy, polygenic inheritance, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया, हमने तब बात की 2 जीन इनहेरिटेंस की, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन 2 जीन्स। और हमने लास्ट क्लास में हमारी कौन सा क्रॉस समझा था, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। और साथ ही हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। तो आज की हमारी डिस्कशन में क्या रहेगा हमारा टॉपिक, देखो हम ये बात कर रहे थे कि मेंडल्स के जो लॉज हैं वो
उस टाइम पे देखो हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेंडल का वर्क चल रहा था तो मेंडल के वर्क को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बाद में कुछ साइंटिस्ट आते हैं 1900 के करीब और दोबारा से उसको रीडिस्कवर करते हैं मेंडल के वर्क को, और तब दी जाती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बॉवेरी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और देखो इसमें आपको एक क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम, कैसे इनके साथ वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन आवर सेल डिवीजन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। ठीक है, तो आज हमें समझनी है ये थ्योरी, इसको हम रिलेट करेंगे मेंडलिज्म के साथ, है ना। मेंडल्स वाज सेइंग दैट देयर आर फैक्टर्स जो सेग्रीगेट होते हैं और फैक्टर्स का जो आपस में दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ओके, तो ऐसा क्या हुआ था कि जब मेंडल ने ये बात बोली तो लोगों को जल्दी से हजम नहीं हुई ये वाली बात, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा मान लो एक्सेप्टेंस नहीं मिली इनके वर्क को। ठीक है, नो डाउट मेंडल वाज अ वेरी यू कैन से कि इंटेलिजेंट कीन ऑब्जर्वर, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, और क्या दी अपनी प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था बेटा, दैट वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन। मेंडल का जो वर्क था वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस था। उस टाइम पे वर्क पब्लिश करने के कोई साधन नहीं थे, कोई मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना माइक्रोस्कोप की स्टडी थी। ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स दिए गए वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिए गए। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि उस टाइम में क्या क्या ऐसी रुकावटें आ रही थी जिसकी वजह से मेंडल का काम पब्लिश नहीं हो पाया, मेंडल को जीते जी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। रिकॉग्निशन मिला तो उनकी डेथ के बाद मिला उनको। ठीक है, तो इसीलिए मेंडल के वर्ड्स हैं ये। बर्थ आपको पता है कि 20 जुलाई से लेके कुछ जगह पे 22 जुलाई भी है, 6 जनवरी 1884। ठीक है, तो मेंडल के वर्ड क्या थे, मैंने जीत वर्ड्स कॉमन, मतलब इसका है माई टाइम विल येट कम, मेरा टाइम अभी आएगा, मेरा टाइम अभी आएगा। उन्होंने जस्ट अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों उस टाइम पे जीते जी हम इनके काम को, मतलब इनके जो कंट्रीब्यूशन को हम नहीं पहचान पाए। उसके कुछ रीजंस थे बेटा, बहुत सॉलिड वाले रीजंस थे। क्या रीजंस थे, देखो सबसे पहली बात, मेंडल published his work on inheritance of character in 1865। ठीक है, 1865 में वर्क हो गया था पब्लिश, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 तक उनके काम को किसी ने भी नहीं पहचाना। ठीक है, क्यों, रीजन थे उसके। फर्स्टली कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। ठीक है, जैसा कि आज है, आज आप एक फोन के थ्रू अपनी बात कह सकते हो, एकदम कहीं भी दूर बैठे आप आज अपना स्टडी मटेरियल व्हाटएवर जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, ड्यू टू दिस ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, एवरीथिंग। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, His work could not be widely publicized। ना तो कोई मीडिया था, ना कोई पब्लिशर के कोई से पेपर वेपर पब्लिश करने के कोई साधन नहीं थे। तो इसलिए जब पेपर जो भी उन्होंने पब्लिश किया अपना वर्क, वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो इसीलिए उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। सेकेंडली क्या था बेटा, उनका जो कंसेप्ट था फैक्टर्स का, उन्होंने क्या बोला, देयर इज समथिंग, और उस समथिंग को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स का। ये जो इनका कंसेप्ट था दैट जो फैक्टर्स होते हैं वो एक स्टेबल, चेंज ना होने वाले और अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखने वाले डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को। किसको कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को। ठीक है, और पेयर ऑफ एलील्स, मतलब फैक्टर्स उन्होंने बोला कि पेयर में होते हैं, राइट, which did not blend, जो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि
कुछ ऐसी चीज़ है जो पेरेंट से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती है बिल्कुल एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में, दैट इज़ फैक्टर। और उन्होंने बोला फैक्टर जो वो पेयर्स में होते हैं और सेपरेट होते हैं, बट ये वाली चीज़ उस टाइम में डार्विन का टाइम था, ठीक है। तो डार्विन दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरीज चल रही थी उस टाइम पे इनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है। ओके, और क्या था? थर्डली ही वॉज अ मैथमेटिशियन। अब मैथ्स का बंदा होके बायो की बातें कर रहा है तो ये लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, मतलब बायो वालों को जल्दी से मैथ्स समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू। पहली बार किसी ने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स की बातें की, कैलकुलेशन की बातें की, और पूरा जो एनालिसिस करके जो डाटा प्रेजेंट किया गया वो जल्दी से लोगों को पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, है ना। एंड अनएक्सेप्टेबल, मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये वाली बात नहीं एक्सेप्ट थी। फाइनली जो मेंडल के वर्क था उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो फैक्टर्स हैं दे वर डिस्क्रीट यूनिट्स, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। उनको ये तो पता था कि फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज है, फैक्टर्स भी नाम उन्होंने अपनी तरफ से दिया, उनको ये पता था कि कुछ ऐसी चीज है जो हो रही है ट्रांसफर, जो रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशंस के लिए नेचर में, बट वो है कहाँ, वो फैक्टर्स है कहाँ, ये बात वो प्रूफ नहीं कर पाए कि व्हाट इज देयर द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो physical proof for the existence of factors और say what they were made of, factor है, ठीक है, किसके बने हुए भाई वो। अगर हम लिविंग बींग्स के अंदर बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग, देन व्हाट इज द केमिकल नेचर, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ दैट समथिंग, एंड वेयर इज दैट समथिंग इज प्रेजेंट। तो इन सब बातों का आंसर नहीं था उनके पास, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब धीरे धीरे टाइम आएगा, आज हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं सेल्स के अंदर पूरा सेल डिवीजन देख सकते हैं, राइट। बट उस टाइम पे सोच के देखो कंडीशंस कितनी टफ थी। तो इनका जो वर्क था, मतलब ही वाज सो इंटेलिजेंट कि जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने प्रिंसिपल्स दे दिए, बट नोबडी वाज देयर टू आइडेंटिफाई हिज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कुछ रहे हैं रीजंस। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो इनका टाइम भी आएगा। तो इनका टाइम आया, इनका मेंडल जी का टाइम भी आया, बट नो डाउट उनकी डेथ के बाद आया। तो उनका टाइम लाने वाले कौन थे? देखो 1900 की बातें हैं ये। 3 साइंटिस्ट हैं, नाम याद रखेंगे इनका। डेवरेज जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी है, कॉरेंस, कार्ल कॉलिंस एंड वॉन श्मार्क, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, राइट, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट्स को। 3 बंदे अलग अलग मिलके काम कर रहे हैं और वो सेम बात बोल रहे हैं जो बात कभी एक पर्सन ने बोली थी, दैट इज जो बात मेंडल ने बोली थी, राइट। तो ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में ऑल्सो बाय दिस टाइम क्या हो गया था, इसको बेटा इसको नोटिस करो। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स आनी शुरू हो गई, एडवांसमेंट होने लग गया माइक्रोस्कोप्स में, और साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो जब उन्होंने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तब उन्होंने बोला कि यस, कुछ तो ऐसा है जिसको आज हम जीन बोल दें, पेयर वाले फैक्टर्स को हम आज क्या बोल दें, एलील्स बोल दें, ठीक है। ओके, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया गया जो साइंटिस्ट को कैसी अपीयर होती हैं, डबल एंड डिवाइड, डबल है और डिवाइड करती है जस्ट बिफोर द सेल डिवाइड, ठीक है। इनको फिर नाम दिया गया क्रोमोसोम। कलर्ड बॉडीज है बेटा ये, क्रोमो वर्ड मतलब क्रोमोसोम्स मतलब कलर्ड बॉडीज, दीज आर कलर्ड बॉडीज, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं वो डबल हैं, और वो डबल स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाती हैं। कब सेपरेट हो जाती हैं? जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है। तो यही क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो यही बातें कभी किसी पर्सन ने बोली थी। कौन थे वो पर्सन? दैट वाज जॉन ग्रेगर मेंडल। उन्होंने भी ये बोला कि देयर इज समथिंग विच इज इन पेयर,
और वो सेग्रीगेट कर जाते हैं सेल डिवीजन के, जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है उनका। तो वो समथिंग क्या था, मतलब उनके जो फैक्टर्स थे, मेंडल के जो फैक्टर्स थे वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर हम इनकी बात समझें अब, तो दैट मीन्स वो समथिंग था क्रोमोसोम। वो समथिंग क्या था, वो फैक्टर्स क्या थे, क्रोमोसोम्स, राइट। दैट मीन्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। Colored bodies, these are colored bodies as they were visualized by staining, क्योंकि उनको देखा था, स्टेन ले लिया, that means colored bodies थी वो, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आई, और वहां से फिर ये 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रिस, कार्ल कॉलिंस एंड वॉन श्माक, इन्होंने फिर उनके काम को रीडिस्कवर किया। तब मेंडल जी का टाइम आया। ओके, मीनवाइल 1902 की बात है, 1900 में उन्होंने रीडिस्कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 1902 में 2 साइंटिस्ट और, दैट इज सटन एंड बॉवेरी, ठीक है। द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। इन्होंने बेटा इंडिपेंडेंटली काम किया। बेसिकली जो नाम जाता है वो सटन जी का जाता है कि उन्होंने मियोसिस को देखा, सेल डिवीजन जब माइक्रोस्कोपी के थ्रू जब हमने देखना शुरू किया तब हमें कंसेप्ट समझ में आया मियोसिस और माइटोसिस का, ठीक है। तो सटन एंड बॉवरी, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। बिहेवियर ऑफ जीन्स और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम दे वर रनिंग पैरेलली साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, तो उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को देखना शुरू किया, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मेंडल्स लॉज, ठीक है। रिकॉल, दोबारा से याद करो कि आपने क्या पढ़ा। आपने ये पढ़ा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन है, और ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। क्या होता था, ध्यान से देखना। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन इन मियोसिस की बात कर लेते हैं ना। तो हमें पता है कि जब हम सेल को डिवाइड करते हैं, सेल साइकिल को, तो हमारे पास फेजेस आते हैं G1, S, G2 और ये आता है हमारा M फेज, ठीक है। तो S फेज कैसा होता है बेटा, सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है। तो एक बार हम उसके बारे में समझेंगे, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो देयर आर 2 क्रोमोसोम, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम है दिस वन, ठीक है। ये कंडीशन किसके अंदर है बेटा, ये वाली कंडीशन है G1 के अंदर। किसके अंदर है, G1 के अंदर। तो अब क्या होता है इनका, जैसे ही S1 में आते हैं डबल होता है, DNA डबल होता है, राइट। तो इसके सामने बनता है एक और क्रोमोसोम, ठीक है, और इसके सामने बनता है एक और क्रोमोसोम। ये बन गई बेटा कॉपीज, ठीक है, कॉपीज बन जाती है। तो बाद में ये जो होमोलॉगस पेयर, ये दोनों क्या हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। याद करो ये माइटोसिस मियोसिस जब आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में, सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। इनके ऊपर है जीन्स, ठीक है, या कुछ मान लो मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं, राइट। और इनके ऊपर भी क्या होती है, देयर आर ऑल्सो जीन्स। अब इतनी ही बात समझो। तो आपको पता है कि ये जो होमोलॉगस पेयर है ये सेपरेट होते हैं मियोसिस में, क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। इनके और इनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होकर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये क्या रह जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। दिस इज मियोसिस, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस के अंदर क्या रहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो यू कैन लुक एट हियर ऑल्सो कि G1 फेज के अंदर ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। इनके बन गए बेटा ये बाइवेलेंट, जो मैंने बोला सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने से ये बन गए बाइवेलेंट। ये मियोसिस का एनाफेज 1 है। तो आफ्टर दैट क्या होता है, मियोसिस 2 में एनाफेज में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, दे गेट सेपरेट, और जर्म सेल्स कितने बन जाते हैं, 4, ठीक है। तो होमोलॉगस पेयर सेपरेट होते हैं, अब मान लो ये किसके अंदर है, एक सेल के अंदर है, ठीक है। तो अब इनके देखो क्या बनेंगे,
आफ्टर, एक बार इतना ही समझो, क्रॉसिंग ओवर भी मत समझो, इसके ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और इधर से ये दो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब गैमीट्स बनते हैं तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। बट माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि ये जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज नॉट गेट इक्वल डिवाइड होते हैं। मतलब अगर एक सेल है, सेल के पास मान लो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 46 पेयर। तो जब ये वाले सेल्स के पास, इसके पास भी 23 पेयर आ जाए, इसके पास भी 23 पेयर आ जाए, तो हमने बोला हुआ है ये किस में होता है, माइटोसिस में। बट जब मैं बात करूँ एक सेल मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो एक के पास आ गए 23, एक के पास आ गए 23, तो इसको मैं बोलती हूँ मियोसिस। इसको क्या बोलती हूँ, मियोसिस, ठीक है। तो इस तरह से दो डिविजन्स चलती हैं, उनके बारे में हमें पता है। और यही चीज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। क्रोमोसोम के ऊपर ही ये जीन्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी किस में होते हैं, पेयर में, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। इस तरह से जीन भी है। द टू एलील्स, एक ही जीन की दो फॉर्म्स, दीज आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इतनी बात सटन एंड बॉवरी जी ने बताई, क्योंकि इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने स्टडी किया था मियोसिस के बारे में, और वहां से उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स दे अकर इन पेयर, जैसे कि हम बोल रहे थे, मतलब मेंडल जी बोल रहे थे, फैक्टर्स दे अकर इन पेयर। क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, फैक्टर्स भी सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो दोनों का बिहेवियर हमें समझ में आ रहा है कि आज के क्रोमोसोम और मेंडल के टाइम के फैक्टर्स, मतलब टुडे वी नो क्रोमोसोम बेसिकली है क्या, कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की, ठीक है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जीन्स है, एक फंक्शनल यूनिट जो है क्रोमोसोम का, दैट इज अ जीन, ठीक है। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि जो मेंडल जी के फैक्टर्स थे, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो मेंडल जी प्रूफ नहीं कर पाए, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या थी, दिस फैक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, दैट टू ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, दे अकर इन पेयर, और वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, राइट, ओके। तो नेक्स्ट देखो, यहां से फिर थ्योरी आती है बेटा, कौन सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पूरी समरी अब जो हमारे सामने है वो ये कहती है, आफ्टर सटन एंड बॉवरी वर्क, दैट बिटवीन दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज जीन्स, chromosomes occur in pair, behavior of chromosome and genes they also occur in pair, ठीक है। segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair, दोनों में से एक पेयर, एक होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम कहाँ जाता है, गैमीट्स के अंदर। segregate at gamete formation, फैक्टर्स या जीन्स भी सेपरेट होती हैं, और ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। सेम बात है, मतलब क्रोमोसोम और जीन्स दोनों क्या है, सेम बात है। मेंडल के फैक्टर्स और आज के क्रोमोसोम सेम बातें थी, ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो फैक्टर्स हैं या जो क्रोमोसोम है, इंडिपेंडेंट पेयर, ये जो इंडिपेंडेंट पेयर है ये सेपरेट, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, राइट। तो कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। तो आप बताइए मुझे कैसे आपने डिसाइड किया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, जीन्स की, मतलब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, ठीक है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, मतलब जीन में यहाँ हम बोल सकते हैं एलील भी बोल सकते हैं, राइट। तो the independent pairs segregate independently of each other, one pair segregate independently of another pair, ठीक है। अब देखो ध्यान से, independent pairs, chromosomes are always in pair, homologous pair, ठीक है। ये एक पेयर है बेटा, this is one pair, ठीक है। तो ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ऐसे ही क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर है जीन्स, ठीक है। तो इस तरह से जीन के दो फॉर्म्स, अगर मान लो यहाँ कैपिटल ए है और यहाँ मान लो स्मॉल है, तो इसी सेम लोकस पे होंगी बेटा जीन्स, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी।
तो ये भी दोनों जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तब ये जीन्स भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब एक बार समझते हैं मियोसिस के थ्रू, हम समझते हैं एक बार मियोसिस के थ्रू, ठीक है। चलो देखो, बात कर लेते हैं एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। होमोलोगस पेयर, देखो मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं, एनाफेज की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इन कलर्स को ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, दिस कलर, ठीक है, एक सेकेंड, दिस वन, ये कलर, और इसी के सामने दिस इज वन होमोलोगस पेयर, दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर, राइट। ओके, तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली। ये अलाइन कर गए मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंटली। ये कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। G1 फेज के अंदर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ने अपनी क्या बनाई, कॉपीज बनाई, राइट, कॉपीज बनाई। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहीं आ जाओ, देखो इसको एक बार हटाते हैं। हाँ, ये बन गया बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। एक बार इनको भी हटाओ। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नाउ सी, मेरे पास क्या सीन है बेटा, दो मेरे पास है पिंक कलर में, इनके ऊपर है जीन्स। देयर इज वन जीन, मान लो ये है कैपिटल ए और इसके सामने है स्मॉल ए, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जीन है, इसके पास है मान लो कैपिटल बी और इसके पास है स्मॉल बी। यहाँ पे है एक और जीन सी और यहाँ है स्मॉल सी, और यहाँ पे है डी और यहाँ है स्मॉल डी, ठीक है। दीज आर, ये जीन्स की दो फॉर्म्स है, ये एक दूसरे के सामने ही होंगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास ये वाला सीन है कि देयर इज वन क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ओके, नाउ सी, और इधर है मेरे पास दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का, ठीक है। इसके पास जीन देखो कौन सी है, यहाँ पर है मेरे पास सी, यहाँ पे क्या है सी, ठीक है। और उस तरफ मेरे पास क्या है, उस तरफ है मेरे पास डी, ठीक है। आपस में होमोलोगस पेयर के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। दीज आर, ये दोनों क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, अब क्या होगा बेटा, इन्होंने अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर सेपरेट किया, ठीक है। एनाफेज 1 की बात हो रही है, मेटाफेजिक प्लेट में सेपरेट कर लिए। देन दिस वन ठहरो, और इधर से ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, और इधर से दिस वन, और इधर से ये दिस वन, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से थे, दिस वॉज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दिस वॉज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे कौन सी जीन थी, यहाँ पे थी सी, स्मॉल सी, ठीक है। और उधर कौन सी थी, यहाँ पे थी आपके पास स्मॉल डी। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये पेयर सेपरेट होंगे, जैसे ही ये पेयर सेपरेट होंगे तो इनके पास देखो क्या आ जाएगा, इनके पास आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से यहां आ गया बेटा डी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आ गया, दूसरी तरफ आ गया इनके पास दिस वन, यहां पे आ गया स्मॉल सी, ठीक है। ओके, तो ये आपस में इनके क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये डी इधर आ गया और इस सी उधर चला गया। ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल लगकर जब दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे कम एनाफेजिक प्लेट के ऊपर जब अपने आप को अरेंज करते हैं, देन मियोसिस 2 ऑफ एनाफेज के अंदर देयर इज ऑरेंज के साथ ये ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ रेड वाला पोर्शन आ रहा है। देन सेपरेट हो गए, ऑरेंज ग्रीन
और येलो और रेड, दिस इज पॉसिबिलिटी 1। यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मियोसिस 2 ऑफ एनाफेज है। ये जो मैंने बोला, इस ऑरेंज के साथ ये वाला, ये पेयर अलग अलग हो गए, ठीक है, इसके साथ ये अलग हो गए। बट जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन हुआ, पॉसिबिलिटी 2 के अंदर क्या हुआ, देयर इज ऑल्सो दिस सिचुएशन, राइट। ओके, द क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफिजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी चीज किसी के साथ जा सकती है। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। 4 डिफरेंट कलर्स के क्रोमोसोम हमें कंपेयर करने हैं। इन द लेफ्ट कॉलम, पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। ऑरेंज और ग्रीन आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं, बिल्कुल सेम, राइट। अब इस तरफ क्या था, ग्रीन वाला पोर्शन इधर था और रेड वाला इधर था। दूसरे केस में देखो क्या हुआ, रेड वन वाला पोर्शन इधर आ गया और ग्रीन वाला मान लो इधर चला गया, ठीक है। जब ये सेपरेट हुए, जब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, तो अब क्या हो गया, यहाँ ग्रीन की जगह यहाँ पे आ गया रेड और रेड की जगह यहाँ पे आ गया ग्रीन, आपस में एक्सचेंज हो गया, वो जो हमने भी CD का एग्जांपल किया, ठीक है। तो जब ये सेपरेट होंगे तो ऑरेंज के साथ रेड वाला आ सकता है, ऑरेंज के साथ ग्रीन वाला आ सकता है, ठीक है। ऑरेंज के साथ यहाँ पे रेड वाला आ सकता है, ऑरेंज के साथ ग्रीन वाला आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा। ग्रीन के साथ रेड आ सकता है तो ग्रीन के साथ ग्रीन भी आ सकता है, ग्रीन के साथ रेड आ सकता है तो ग्रीन के साथ ये वाला ग्रीन भी आ सकता है। मतलब एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आपको हमारे मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मान लो ये वाला सेम वही वाली चीज है, हमारे पास मान लो गैमीट थे TT और RR। तो जब हम गैमीट्स बनाते थे, कैपिटल T R के साथ भी जा रहा था, कैपिटल T स्मॉल r के साथ भी जा रहा था, स्मॉल t कैपिटल R के साथ भी जा रहा था, स्मॉल t स्मॉल r के साथ भी जा रहा था, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे हमारे पास जब हमने मेंडल लॉ को समझते हुए जब हमने गैमीट्स बनाए थे, ठीक है। तो यही चीज कैसे प्रूफ हुई है, जो गैमीट्स का जो सेपरेशन था, अब उसको प्रूफ किया गया थ्रू दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। Now orange chromosome is segregating with the red chromosome, ठीक है, और यहाँ orange chromosome segregate हो रहा था green color के साथ, राइट। तो इस तरह से एनाफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर there is exchange of, मतलब आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता कब होता है बेटा, जब जो क्रोमोसोम्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, एक बार आगे देखो। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, 2 क्रोमोसोम पेयर अपने आप को अलाइन करते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। ओके, दिस इज सेम, आई थिंक दिस, हाँ। To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. Left column, possibility 1 में orange and green is segregating together. Orange and green is segregating together. Possibility 2 में right hand column में the orange chromosome is segregating with red column, with red chromosome. ठीक है। सटन एंड बॉवरी ने आर्ग्यू किया दैट ये जो पेयरिंग है, पहले क्या होते हैं, पेयर होते हैं, बाद में सेपरेट होते हैं, पहले पेयर होते हैं, बाद में सेपरेट होते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, आपस में पास में आएंगे, साइनैप्स बनेंगे, आपस में गले मिलेंगे, फिर जब वो अलग होंगे तो उनके बीच में होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो इसके पास ग्रीन वाला पोर्शन भी आ सकता है, इसके पास रेड वाला पोर्शन भी आ सकता है, ठीक है। ओके, सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, फैक्टर्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, फैक्टर्स प्रेजेंट है, और वो फैक्टर्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, और तब उन्होंने बोला दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंडिपेंडेंट वर्क था बेटा। सटन जी ने क्या किया, मियोसिस का कंसेप्ट रिलेट किया, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर था मियोसिस के टाइम पर, और उन्होंने उसको रिलेट किया मेंडल के फैक्टर्स के साथ, मेंडलिज्म के साथ, और वहां से उन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो यहां से फिर क्या हुआ कि मेंडल का लॉ
फिर से एक बार रिवाइज करो, सटन एंड बॉबरी। सटन ने क्या किया, क्रोमोसोमल का जो बिहेवियर है मियोसिस के टाइम पे स्टडी किया। मियोसिस में क्या होता है, पहले होमोलोगस पेयरिंग होती है, फिर वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते वक्त एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो आपस में जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो उन कॉम्बिनेशन की वजह से वैसे ही सेम बात थी, क्रोमोसोम के सेपरेट होना इज इक्विवेलेंट टू फैक्टर्स का सेग्रीगेट होना। पहले फैक्टर्स पेयर में होते हैं, फिर वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये सारा बेसिस था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, तो लेट अस गिव आंसर टू सम क्वेश्चंस। व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900? क्योंकि उनका वर्क वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया था। His concept of factor, कि factor क्या होते हैं, stable discrete unit that control expression of traits, was not accepted by his contemporaries. His approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable by many of the biologists of his time. Then all of these, मतलब डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस। तो सारी बातें सही थी, सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, तो इसलिए ऑप्शन हम किसको टिक करेंगे, डी को, राइट। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडलिज्म इन 1900? 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। दैट इज कौन कौन से थे, 3 साइंटिस्ट है ना, 3 साइंटिस्ट आए थे। आंसर आ गया इनका आपका सी, दैट वाज ह्यूगो डे व्रिज, कॉरेंस एंड श्माक। दे वर 3 scientists who rediscovered the Mendel work. मेंडेलियन रीडिस्कवरर्स आर, नाम याद करो कौन कौन है, डेवरिस थे, यस, कॉरेंस जर्मनी से, डेवरिस फ्रॉम हॉलैंड, इंडिपेंडेंटली वर्क किया था बेटा इन्होंने, वॉन श्माक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो सारे के सारे, दैट मीन्स आंसर इज डी। ओके आगे देखो, who noted the behavior of chromosome, that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and uses chromosomal movement to explain Mendel's law. ये नाम हमने अभी भी डिस्कस किया, that is Sutton and Boveri. Sutton and Boveri, ठीक है। वॉल्टर सटन is famous for his contribution, उन्होंने contribute किसमें किया, yes, chromosomal theory of inheritance में, right। तो with this we have discussed about the chromosomal theory of inheritance, और हमने ये देखा कि किस तरह से मैंडल के जो फैक्टर्स हैं they were relatable with the chromosome of today। फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे, जिनको आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, जीन्स। फैक्टर की पेयर में होना मतलब जीन्स के एलील्स। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, कि कैसे ये जो हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी थी, फिर इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए, कैसे टी.एच. मॉर्गन जी ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ से फिर थ्योरी कौन सी दी, दैट इज उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। तो विद दिस थैंक यू, एंड इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।